हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है दिल का रिश्ता। ऑफिस में बैठी मैं फाइलों पर हस्ताक्षर कर रही थी कि तभी चपड़ासी मान सिंह भीतर आए और बोले, मैडम जी आपसे मिलने कोई आया है। ठीक है, भेज दीजिए। मैंने धीरे से कहा, अरे हमारी बिटिया तो अफसर बन गई है। सिर परिचित आवाज़ सुनकर मैंने पास में खड़े व्यक्ति की तरफ देखा तो मैं ठिठुर उठी। आप यहाँ क्यों आए? मैंने प्रश्न किया। अरे बिटिया, हम तुम्हारे मामा जी बहुत दांत निपोरत हुए बोला। अच्छा, तभी तो मुझे बेच दिया था यहाँ बदवा मजदूरी करने के लिए चंद पैसों में। जाओ यहाँ से, मैं चिल्लाई। मेरा गुस्सा देकर वह व्यक्ति सब कपा गया और पाग कहीं की कहता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। उसे देखकर मुझे अपने अतीत की याद आ गई। वे मेरे दूर के रिश्ते का मामा था और चंद पैसों के लिए उसने मुझे बेच दिया था। मेरा नाम आस्था है। मेरा गांव बिहार के एक कोने में था। मिट्टी का कच्चा घर, बीमार माँ और छोटा भाई। पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। और मैं घर की बड़ी बेटी थी। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और जैसे तैसे रोटी का इंतजाम करती थी। लेकिन बीमारी के कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। हम जिस गांव में रहते थे, मेरी माँ का मायका भी वही पास के गांव में था। मेरे घर में एक दूर के रिश्ते के मामा आया करते थे। जैसे ही मैं 16 साल की हुई, एक दिन मामा आए और माँ से बोले, दिल्ली मैंने एक जान पहचान के लोग हैं, मैंने उससे बात कर ली है। दिल्ली के उस बड़े घर में आस्था को काम मिल जाएगा, तनख्वाह भी ठीक मिलेगी, यहाँ तुम्हारा इलाज करवा पाएगी। मम्मा की बात सुनकर माँ की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने मेरी तरफ देखा। माँ के मन की बात समझकर मैं आंखों में उम्मीद और डर लेकर दिल्ली आ गई। माँ जहाँ मुझे लेकर आई, वे आलीशान मकान देखकर मैं सहम गई। मामा ने जैसे ही बेल बजाई, एक खूबसूरत महिला ने दरवाज़ा खोला। वे गौणपूर्ण चेहरे वाली साफ सुथरे कपड़ों में सजी सावित्री जी थी, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास और थोड़ी कठोरता थी। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, आस्था। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और बोली, ठीक है, काम बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। मैंने सिर झुका लिया और मन में सोचने लगी, माँ की दवा चाहिए, सब सह लूँगी। फिर मेरी दिनचर्या शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, आंगन धोना, फिर बर्तन, कपड़े, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाने में मदद करना। सावित्री जी हर चीज़ पर नज़र रखती थी। वो मुझे हर काम में टोकती थी, ये कपड़े ऐसे क्यों रखे हैं, रसोई में झाड़ू ठीक से नहीं लगाया। मैं चुपचाप काम करती रहती थी। कभी थक कर थोड़ी देर बैठती तो याद आता, माँ गाँव में अकेली होगी। आंसू गालों से बह जाते, पर कोई देखने वाला नहीं था। एक दिन सावित्री जी के घर में किसी पार्टी थी। उन्होंने सारी सहेलियाँ आई और उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैंने जल्दी जल्दी ट्रे के कप सजाए, हाथ कांप गए और एक कप गिरकर टूट गया। फिर क्या था, सावित्री जी ने सबके सामने मुझे खूब डांट लगाई। तुमने ठीक से ट्रे तक नहीं उठाई जाती, कितनी बार कहा है ठीक से काम किया करो। उनकी बात सुनकर सारी औरतें खिलखिलाकर हंसने लगीं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, आंसू आंखों तक आ गए, पर मैं सिर झुकाकर टूटा कप समेटने लगी। रात को अकेले में माँ की तस्वीर देखकर रोना आ गया। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, माँ मैं सब सह लूँगी, बस तू ठीक हो जा। एक दोपहर सावित्री जी बेटा पीयूष खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया। वह घर पर नहीं थी। मैंने बिना सोचे बच्चे को गोद में उठाया, बाहर भागी, रिक्शा रोका और अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर बोले, अगर 5 मिनट की भी देर हो जाती तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। थोड़ी देर बाद सावित्री जी अस्पताल पहुंची तो बेटे को सुरक्षित देखकर उनकी आंख भर आई। बेटे के पास बैठी हुई कांपता चेहरा उन्होंने देखा। उसी पल सावित्री के दिल की कठोरता टूटने लगी। अब मेरे प्रति सावित्री जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वे सिर्फ आदेश देती थी, अब
पूछ लेती, आज तक खाना खा लिया, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। मुझे बहुत हैरानी होती। वही मालकिन जो जरा सी गलती पर डांट देती थी, अब मेरे लिए चिंता दिखा रही थी। एक दिन मैं अकेले आंगन में बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ सावित्री जी आ गई और पूछने लगी कि क्या बात है। मैंने कहा, माँ बहुत बीमार है, तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा मैं दवाइयों के लिए भेज देती हूँ, खुद कई बार खाना तक छोड़ देती हूँ। मेरी बात सुनकर सावित्री जी का दिल भर आया। उन्होंने उसी रात अपने पति को फ़ोन करके कहा, इस लड़की की माँ का इलाज हम करवाएंगे। मैंने अगले हफ्ते जब गांव से खबर सुनी कि माँ का इलाज शुरू हो गया है तो सावित्री जी के पैरों में गिरकर रो पड़ी। अब सावित्री जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने उनकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देखा। उसी रात उन्होंने अपने बच्चों की पुरानी किताबें मेरे हाथ में थमा दी और कहा, रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, अक्षर सीख जाओगी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं पहले झिझकी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना सीखने लगी। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला भी दिला दिया। सावित्री जी की सहेलियां उन्हें समझती थी कि नौकरानी है, इसे नौकरानी की तरह ही रखो, इसे अपनी बेटी मत बनाओ। उनकी कभी औकात नहीं बदलती। सावित्री जी हर बार जवाब देती, औकात गरीबी तय नहीं करती, मेहनत करती है। ये बात जब मैं सुनती तो मुझे बहुत चुभती थी कि लेकिन सावित्री जी का भरोसा मेरी ढाल बन जाता था। मैंने इसी तरह 10वीं और 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास कर ली। कई सालों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। जब नियुक्ति पत्र हाथों में आया तो मैं सावित्री जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और रोते हुए कहा, माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब सावित्री जी को मालकिन नहीं माँ कहने लगी थी मैं। और सावित्री जी भी सबको बड़े गर्व से कहती कि ये मेरी बेटी है। अब मेरी नौकरी लग गई थी। मैंने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया, माँ का इलाज भी पूरा करवाया, लेकिन मैंने सावित्री जी का घर नहीं छोड़ा। हर त्यौहार पर सबसे पहले मैं उन्हीं के घर जाती थी। पीयूष के लिए हमेशा मैं गिफ्ट ले जाती थी और माँ की गोद में सिर रखकर मैं घंटों लेटती थी। उन्होंने मुझे दुनिया से लड़कर जीना सिखाया और एक नौकरानी को अफसर बना दिया। जब कभी लोग पूछते कि हमारा रिश्ता क्या है तो सावित्री जी कहती, हमारा रिश्ता नाम का मोहताज नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। मैडम जी चाय। मान सिंह ने केतली से चाय कप में डालते हुए कहा, तुम मैं अतीत की भूल भुलैया से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए उनको धन्यवाद कहा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।